Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 9, the Delhi Sultanate. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. In this video, we'll discuss about Tughlaq dynasty. इस वीडियो में हम किसको डिस्कस करेंगे बच्चा? तुगलक डायनेस्टी को. बेटा देखो, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है तो इनकी जो डायनेस्टी होती है जिसे हम खिलजी डायनेस्टी कहते हैं, है ना, जिसे बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, वो डायनेस्टी अब रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह एक नई डायनेस्टी आएगी. जो गाजी मलिक हैं वो भी एक जनरल होते हैं जो रिवोल्ट में खड़े हो जाते हैं. अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद बहुत सारे जो जनरल होते हैं वो रिवोल्ट करने लगते हैं, उसमें से ही गाजी मलिक भी एक होता है. और ये गाजी मलिक ही होंगे जो खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म करेंगे और थ्रोन को असाइन कर लेंगे और टाइटल ले लेंगे घियासुद्दीन तुगलक का. तो एक्चुअल नाम क्या है? घियासुद्दीन तुगलक का गाजी मलिक, जो ख़त्म करेंगे खिलजी डायनेस्टी को, थ्रोन ले लेंगे 1320 में और टाइटल कौन सा लेंगे? घियासुद्दीन तुगलक का. 1325 में इनकी डेथ हो जाती है. बेचारे को सिर्फ 5 ईयर ही रूल करने को मिलता है, 5 ईयर्स ही रूल करते हैं, उसके बाद हो जाती है इनकी डेथ. व्हेन अ विक्ट्री पवेलियन बिल्ट फॉर अ पब्लिक रिसेप्शन, और इनके ऑनर में जो पवेलियन बनवाया गया था, विक्ट्री पवेलियन, पब्लिक रिसेप्शन के लिए, वो कोलैप्स कर जाता है और उसके कोलैप्स करने से हो जाती है इनकी डेथ. तो घियासुद्दीन तुगलक कैसे मरते हैं बच्चा? विक्ट्री पवेलियन जो इन्होंने अपने ऑनर के लिए बनवाया था, पब्लिक रिसेप्शन के लिए बनाया था, वो पूरी तरह कोलैप्स कर जाता है. अब आएंगे मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक कब से कब तक रूल करेंगे? 1325 से 1351. 26 ईयर रूल करेंगे हमारे मोहम्मद तुगलक. तो जो मोहम्मद तुगलक थे वो कंसिडरेबल एबिलिटी के व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही एबल, समर्थ, कैपेबल, और अच्छा खासा एजुकेशन भी इन्हें मिला था. इनोवेटिव आइडियाज़ इनके पास थे, पर बेटा ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ इनके पास थे जिन्होंने बेचारे का सब कुछ ख़त्म कर दिया. मतलब काम करने जाता कोई अच्छा, पर हो जाता बिल्कुल ख़राब. तो मोहम्मद तुगलक कंसिडरेबल एबिलिटी वाले मैन थे, दिमाग था, एजुकेशन भी था, इनोवेटिव आइडियाज़ भी थे, पर वो इनोवेटिव आइडियाज़ कभी भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, जिनकी वजह से ये ख़त्म हो गए, पूरी तरह ख़त्म हुए. ख़त्म डेथ नहीं, मतलब इनकी जो पब्लिक इमेज थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई. और आज तक लोग इनका नाम याद रखते हैं और यही कहते हैं ये तो तुगलक ही फरमान है, तुगलक जैसी बात कर रहा है, मतलब जो फालतू बात करता है, बेतुकी बात करता है, तो हम होते ना तुगलक की तरह बात कर रहा है. टैक्सेशन इन दुआब, तो पहली गलती, ये अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाना चाहते थे. 5% से 10% इन्होंने लैंड टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया. 1326 में इन्होंने टैक्सेशन को दुआब रीजन में, दुआब मतलब दो रिवर के बीच की जो जगह होती है उसे दुआब कहते हैं, तो गंगा यमुना दुआब वाला जो रीजन था वहाँ पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए. और इसी टाइम में यहाँ पर सीवियर फेमाइन आ गई, क्योंकि रेन ही नहीं हुई है, बारिश ही नहीं होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा तो फेमाइन आ जाएगी. और इसी टाइम में इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए. अब इसकी किस्मत ख़राब देखो, ऐसा नहीं होता कि गंगा यमुना दोआब में हमेशा ही फेमाइन आती है, हमेशा ही बारिश नहीं होती, पर जिस साल इन्होंने टैक्स बढ़ाया उसी साल ये प्रॉब्लम आ गई. तो लोग रेजिस्टेंस करने लगे, पर जो सुल्तान के ऑफिसर्स थे वो मान ही नहीं रहे थे. वो तो मर्सीलेसली टैक्स कलेक्ट करने में लगे हुए थे और उन्हें भी ऊपर से ऑर्डर था कि नहीं, टैक्स तो आपको कलेक्ट करके लाना ही है, तो वो टैक्स कलेक्शन में लगे हुए थे. यहाँ लोगों की हालत ख़राब थी. तो जो कल्टीवेटर्स थे वो अपनी ज़मीनों को छोड़ छोड़ के जंगलों में भाग गए. सुल्तान ने ट्राई किया कि वो कल्टीवेटर्स को लोन दे दें कि भैया इससे बीज खरीद लो, अपने बैल खरीद लो, पर ये जो सारे अरेंजमेंट थे वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए. फिर उन्होंने कुएँ खुदवाए इरिगेशन पर्पस के लिए, पर ये सारी स्कीम ज़्यादा काम नहीं आई, फेल होगी. ना ही तो कुआँ खुदवाना, ना ही तो उन्हें सिंचाई का साधन देना, उनके लिए बीज खरीदना, खाद खरीदना, बैल खरीदना. जो ग्रांट दी गई लोन के लिए वो लेट हो गई. लोगों के पास खाने पीने को ही कुछ नहीं था, तो उन लोगों ने उस लोन के पैसे से अपनी बेसिक नीड पूरी कर ली. अब देखो बेटा, आपको लोन दिया है कि आप भैया नेक्स्ट जो शोइंग सीजन होगा उसमें क्रॉप ग्रो करना, भाई आपके पास खाने पीने को नहीं है, तो आप ऑब्वियसली बात है अपने बच्चों को उस लोन के अमाउंट से खाना खिला दोगे. यही इनके साथ हुआ. इवन जो यूजुअल रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा होता था दोआब रीजन से, उस साल वो भी नहीं हुआ. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बेचारे की प्लानिंग तो अच्छी थी पर किस्मत ही थोड़ी सी ख़राब थी.
तो पहला रॉन्ग डिसीजन था टैक्सेशन इन दोआब रीजन। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ये तो बड़ा ही मज़ेदार है बेटा, ये इसमें एक्चुअल में हम इसको पागल कह सकते हैं, किसको? मोहम्मद तुगलक को। 1327 में इसने डिसाइड कर लिया खुद ही कि चलो अब मैं अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी ले जाऊंगा। देवगिरी बोले तो दौलताबाद। अब हमारे मोहम्मद तुगलक को सूझी कि मैं अपनी कैपिटल देवगिरी ले जाता हूँ, देवगिरी बोले तो दौलताबाद ले जाऊंगा। ठीक है, क्यों ले जाना है दौलताबाद? कि ये जो मेरी कैपिटल है वो किंगडम के मिडिल में सिचुएटेड होनी चाहिए, पर दिल्ली मिडिल में नहीं है। इसके अलावा जो दिल्ली थी उस पर कंटिन्यू एक डर बना रहता था कि मंगोल रेड हो जाएगी। तो कुछ मंगोल रेड से डरने के लिए, कुछ कैपिटल को और सेंटर में ले जाने के लिए सुल्तान ने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया कि दिल्ली से अब चलो देवगिरी। सुल्तान चाहते थे कि जो कैपिटल टाउन हो वो सेफर डिस्टेंस पे हो, इन्वेडर वहाँ पर पहुँचने में टाइम लगाए, जब तक हमें बचने का मौका मिल जाए। दिल्ली में तो फट से आ जाते हैं ये लोग रेड करने। सुल्तान ने ऑर्डर किया लोगों को कि शिफ्ट करना है, चलो कल सुबह से देवगिरी की तरफ चलेंगे, विच वॉज रीनेम्ड दौलताबाद, जैसे बाद में क्या नाम रख दिया गया? दौलताबाद। He was bent upon taking all inhabitants of Delhi to new capital। वो बिल्कुल अड़ गया था कि नहीं, जितने भी लोग अभी दिल्ली में रह रहे हैं मेरे लोग, ये सब मेरे साथ दौलताबाद जाएंगे। किसी को भी जाना पसंद नहीं आ रहा था बेटा, अपना घर अपना बार छोड़ के किसी को क्यों जाना पसंद होगा अपनी एक नई जगह पे? घर बार छोड़ के बेचारे नहीं जाना चाह रहे थे, पर उन्हें फोर्स किया गया, नहीं नहीं तुम्हें चलना तो मेरे साथ पड़ेगा। दौलताबाद वॉज मोर देन 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से दौलताबाद कोई 2 कदम की दूरी पे नहीं था कि अपने 10-12-15 लोगों को उठाया और चल दिया। उसने सारे दिल्ली के लोगों को बोला तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। कितनी दूर चलना पड़ेगा? 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद चलना पड़ेगा। बेटा 1500 किलोमीटर समझ रहे हो कितना होता है ना? पर नहीं, उसने बोला आपको चलना है तो चलना ही है। लोग बुरी तरीके से सफ़र कर रहे थे, थक गए थे, मेंटल टॉर्चर उन्हें लग रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, पर नहीं, वो तो थे पगले, बोले चलो, तो चला ही बेचारे। तो जो स्कीम थी वो कंप्लीट फेलियर थी। सुल्तान जब तक इस बात से कन्विंस हो पाते कि ये स्कीम फेल है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, आधे लोग तो मर ही चुके थे। फिर से उसने ऑर्डर कर दिया पीपल टू रिटर्न देयर होम्स इन दिल्ली। अरे भगवान, अरे भैया, जो दिल्ली से दौलताबाद पहुंचने में आधे लोग रह गए, दौलताबाद से दिल्ली फिर जाएंगे तो फिर वही सफरिंग्स, वही हार्डशिप, वही टॉर्चर। पर सुल्तान थे, उन्होंने बोला दिल्ली से दौलताबाद चलो, लोगों को प्रेशराइज किया, लोग आ गए। आप क्या बोल रहे हैं? वापस दिल्ली चलो। तो तभी बोलते हैं तुगलक की फरमान बेतुकी फरमानों को। बेटा ये रॉन्ग डिसीजंस लेना अभी ख़त्म नहीं हुआ कि सिर्फ 2 ही गलत डिसीज़न लिए हो इसने, कि सिर्फ कैपिटल शिफ्ट की बात की हो, दोआब रीजन में टैक्स बढ़ाए हो, अभी तो और उल्टे उल्टे काम करेंगे। अब जो काम करेंगे वो होगा टोकन करेंसी। ठीक है, 1329 में सुल्तान ने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी by proclaiming that brass and copper coins could have the same use or function as gold and silver coin। क्या बोला कि जो फंक्शन गोल्ड और सिल्वर कॉइन का है वही अब ब्रास और कॉपर कॉइन का होगा। तो आप लोग बच्चे हो फिर भी सोच सकते हो, क्या कभी तांबा, कॉपर और गोल्ड एक हो सकते हैं? और क्या कभी गोल्ड और सिल्वर एक जैसी वैल्यू रख सकते हैं? पर ये सोचो कितनी बड़ी भूल थी कि ब्रास, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को एक ही तरीके से देखा हमारे मोहम्मद तुगलक ने। क्या बोला कि अब कॉपर करेंसी भी यूज़ होगी, ब्रास करेंसी भी यूज़ होगी। कैसे ही यूज़ होगी? जैसे हम गोल्ड एंड सिल्वर अब तक यूज़ करते आए हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी फेल होना ही था, तो ये भी फेल हो गया। जल्दी ही गोल्ड और सिल्वर के कॉइन मार्केट से डिसअपियर हो गए। लोगों को जब पता चलने लगा गोल्ड और कॉपर कॉइन मार्केट में एक जैसे ही चलते हैं, तो लोगों ने कॉपर कॉइन के बदले गोल्ड अपने घर ले जाना चालू कर दिया। और बेटा यहाँ पर काउंटर फिटिंग स्टार्ट हो गई, जिसे हम बोलते हैं ना नकली नोट बनाना। तो यहाँ पर लोग नकली करेंसी बनाने लगे। फोर्स्ड का मतलब होता है नकली, नकली कॉपर के कॉइन बनाने लगे लोग अपने घरों में और उन्हें मार्केट में चलाने लग गए। काउंटर फिटिंग मतलब होता है नकली जाली नोट बनाना। तो यहाँ पर जाली सिक्के बनने लग गए, है ना? लोग घरों घर सिक्के बनाने लग गए और उन्हें सर्कुलेट करने लगे। ट्रेड एंड बिजनेस केम टू आ स्टैंड स्टिल। सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ गया।
स्टैंड स्टिल का मतलब होता है ठहराव आना, रुक जाना। तो बिजनेस, ट्रेड, सब कुछ बिल्कुल रुक गया। ये जितनी भी फेलियर थी, बच्चा भले वो टोकन करेंसी के रिगार्ड में हो, कैपिटल के रिगार्ड में हो, टैक्स रेज के रिगार्ड में हो, इससे कहीं ना कहीं जो प्रेस्टीज थी वो ख़त्म हो गई मोहम्मद तुगलक की, है ना। अच्छा खासा धक्का लगा बेचारे की इमेज को। ऑल दिस फेलियर अफेक्टेड द प्रेस्टीज ऑफ सोवरेन एंड लेड टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट। लोग बहुत गुस्सा थे, लोगों के बीच में बहुत असंतोष था, नाराजगी थी। इट फोमेंटेड रिपीटेड रिबेलियंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द किंगडम। और इसकी वजह से, यही ऊटपटांग डिसीजन की वजह से किंगडम में अलग अलग जगहों पर रिबेलियन होने लग गए। मोहम्मद तुगलक की डेथ होती है वाइल फाइटिंग रिबेलियन इन सिंध 1351 में, 1351 में। इन्हीं रिबेलियन में लड़ते लड़ते सिंध में डेथ हो जाती है किसकी? मोहम्मद तुगलक की। अब हम बात करेंगे लेटर तुगलक्स की। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे वो कज़िन थे मोहम्मद तुगलक के। ये नेक्स्ट सुल्तान बनते हैं। इन्हें बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है क्योंकि एम्पायर ऑलरेडी टूट रहा था। मोहम्मद तुगलक के टाइम में जो गलत डिसीजन लिए गए उससे एम्पायर टूटना तो चालू हो गया होगा। फिरोज शाह तुगलक आते हैं तो इन्हें सब चीज़ों को बस अब संभालना पड़ता है बेटा, कि ये भी ना हो, ये भी ना हो। जो भी गलत डिसीजन मोहम्मद तुगलक ने लिए थे उन्हें कैसे अनडन किया जाए। तो फिरोज शाह तुगलक कुछ टाइम तक उसमें लगे रहे। फिरोज दो डिस्टिंग्विश्ड मिलिट्री लीडर, एक अच्छे मिलिट्री लीडर थे, पर उन्होंने कोई सीरियस अटैम्प्ट नहीं किया लॉस्ट टेरिटरीज को रिकवर करने के लिए। उन्होंने बोला था कि ठीक है, थोड़ा बहुत एरिया का टूट के चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना है उसे तो प्रॉपर संभालो पहले। ये ग्रेट बिल्डर थे, इन्होंने बड़े बड़े गार्डन्स बनाए, स्कूल्स बनाए, मॉस्क्यूज बनाए, इरिगेशन कैनाल्स बनवाई, जिसकी वजह से ट्रेड भी फ्लरिश किया, ट्रेड भी बहुत बढ़िया चलने लगा, एग्रीकल्चर ने प्रोग्रेस की और जनरल प्रॉस्पेरिटी जो थी लोगों की वो बढ़ने लग गई। तो लोग थोड़ा सा खुश थे, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत खुश थे। किससे? फिरोज शाह तुगलक के। एक पागल राजा को देखने के बाद एक थोड़ा भी समझदार व्यक्ति मिल जाए ना तो लोग खुश हो जाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने कैनाल्स बनाई, मस्जिद बनाई, मॉस्क्यूज बनाई, इरिगेशन मतलब सिंचाई के साधन दिए, कैनाल मतलब होता है नहर, गार्डन बगीचे बनाए, स्कूल मदरसे बनवा दिए, पाठशाला बनवा दी। तो लोग खुश थे। अब इनकी डेथ होती है 1388 में। कौन थे ये? भाई थे, मतलब कज़िन थे किसके? मोहम्मद तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक। अब बेटा अगर मैं फ़िरोज़ शाह की बात करूँ तो फ़िरोज़ शाह कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं छोड़ के गए थे। जो सल्तनत था दिल्ली का, अब वो भी श्रंक मतलब साइज़ में छोटा होने लग गया। और अब जो दिल्ली मतलब एक दिल्ली सल्तनत एक बस छोटी सी प्रिंसिपैलिटी बन के रह गई। और ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन होने लग गया। जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, दूसरे जो एम्बिशियस चीफ थे, उन्होंने अपने अपने एरिया में अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, अपने अपनी फ्लैग होइस्ट कर दिए, रिवोल्ट में खड़े हो गए। मतलब मेरी बात सुनो ज़रा, देखो हम हमेशा ऐसे ही होगा जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होगी ना बेटा, तो बहुत सारी अतिवादी जो ताकतें होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ। कुछ गवर्नर्स, कुछ एम्बिशियस चीफ, ये लोग बोलने लगे कि अब हम आज़ाद हैं, हम अपने हिसाब से रूल करेंगे। तैमूर द लेम, इसने दिल्ली को इन्वेड किया 1398 में। इसकी जो विक्ट्री थी वो पूरी हुई। तैमूर की कोई इच्छा नहीं थी कि वो इंडिया में रहे, पर ये जो इन्वेजन था ये अपना काम कर गया। क्या काम कर गया? वो काम ये कर गया कि उसने तुगलक डायनेस्टी को लगभग ख़त्म कर गया। which somehow managed to linger on till 1430। 1413 तक भले ही ये somehow मैनेज करते रहे, पर इनकी डायनेस्टी को ख़त्म करने में जो लास्ट कील ठोकी थी वो किसने ठोकी थी? तैमूर ने। अब हम पढ़ेंगे लेटर डायनेस्टीज़ को। तो बेटा हमने पहले ही पता कर लिया, मतलब पता हमें चल गया कि जो तैमूर था वो इंडिया में रूल करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं था, बहुत ज़्यादा उसका मन नहीं था कि वो इंडिया में रूल करे। तो वो गवर्नेंस जो होती है मुल्तान की, लाहौर की, दीपालपुर की, वो अपने डेप्यूटी को दे के चला जाता है जिसका नाम होता है किज़र खान, जो रूलर बन जाते हैं दिल्ली के 1414 में, 1414 में। और ये फाउंडेशन रखते हैं सैयद डायनेस्टी का, जो 1414 से 1451 तक रूल करती है। बहालुल लोदी एक अफ़गान गवर्नर होता है लाहौर का, और सर हिंद का, वो दिल्ली को छीन लेता है 1451 में।
और उसकी डेथ होती है 1489 में, और उसको सक्सीड करता है उसका बेटा जिसका नाम होता है सिकंदर लोधी। ठीक है, तो बहादुर लोधी के बाद कौन आते हैं? सिकंदर लोधी। और ऐसा कहा जाता है कि ये महान लोधी किंग था। इसने सारे रिबेलियस चीफ जितने भी थे उनके रिवोल्ट को सप्रेस किया, कैपिटल को दिल्ली से आगरा ले गया, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाए ईस्टर्न प्रोविंसेस पे। जो भी ईस्टर्न प्रोविंसेस थी उन पे कंट्रोल करने के लिए ये दिल्ली से कैपिटल ले गया आगरा। पर बेटा जब सिकंदर की खुद की डेथ हो जाती है तो उनका जो बेटा होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम, वो रूलर बन जाता है 1517 में। ये अपने पापा की तरह नहीं होता। ये बिल्कुल भी अफ़गान और टर्की नॉबल्स जो होते हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रखता, और ये राणा सांगा ऑफ मेवाड़ से भी हार जाता है। ठीक है, तो ना ही तो अपने लोगों के साथ आप अच्छे व्यवहार रख रहे हो, राणा सांगा ने आपको हरा ही दिया। अब बेटा जो इब्राहिम लोधी थे उनसे एक गलती और हो गई, इन्होंने जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे जिनका नाम था दौलत खान लोधी, उन्हें अलग कर दिया। तो वो भी इसी मौके की तलाश में थे, उन्होंने बाबर को इनवाइट कर लिया इंडिया में, जो कि काबुल के रूलर थे। उन्होंने काबुल के रूलर बाबर को इनवाइट करके क्या बोला? आओ इंडिया को इन्वेड करो, इंडिया को लूट लो और ओवरथ्रो कर दो इब्राहिम को। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है आजकल। तो बाबर ने भी इब्राहिम लोधी को हराया इन फेमस बैटल ऑफ पानीपत का 1526 में, और यहाँ पर फाउंडेशन रखा मुगल एम्पायर का इंडिया में। मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रखने वाले थे बाबर 1526 में। किसको हराने के बाद? इब्राहिम लोधी को हराने के बाद। किस बैटल में? बैटल ऑफ पानीपत में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत, द पॉलिटी। जो मुस्लिम स्टेट थे इंडिया में एज एल्सवेयर वॉज अ थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी क्या है बच्चा? धर्मतंत्र आप इसको हिंदी में बोल सकते हो। ये वो सिस्टम है जिसमें सुल्तान रूल करता है भगवान के नाम पे, एंड इस्लाम वॉज द रिलीजन ऑफ द स्टेट। पॉलिटी, अगर राजनीति की बात करें तो जितने भी मुस्लिम स्टेट होते हैं बच्चा वो थियोक्रेसी में बिलीव करते हैं। थियोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ सुल्तान रूल करता है गॉड के नाम पे, मतलब अब सुल्तान है तो वो अल्लाह के नाम पे रूल करेगा, और जो स्टेट है उसका रिलीजन क्या हो जाएगा? स्टेट का धर्म हो जाएगा इस्लाम। सुल्तान एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सुल्तान होते थे दिल्ली के, उनके पास अनलिमिटेड डेस्पॉट होता था, डेस्पोटिक रूलर ये हुआ करते थे, लोगों का से ज़्यादा अपने लिए सोचते थे। ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, और स्टेट में चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह होते थे सुल्तान। सुल्तान ही हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी भी होते थे, सारे जुडिशियल डिसीजन भी सुल्तान ही लेते थे। कमांडर इन चीफ आर्मी के भी सुल्तान ही होते थे। इनकी जो पावर थी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये ही ज़िम्मेदार होते थे बच्चा एक राज्य की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड भी नहीं होती थी राजा को रिमूव करने की। राजा बन गया मतलब राजा बन गया, आप उन्हें हटा नहीं सकते हो। he could be removed only by successful revolt। इन्हें सिर्फ हराया जा सकता था सक्सेसफुल रिवोल्ट, अगर 2 4 5 राजा मिलके इनके खिलाफ कुछ बहुत बड़ा रिवोल्ट कर देते थे या कोई सिविल वॉर हो जाता तभी ये हारते, अदरवाइज इनके हारने का कोई और दूसरा जरिया अवेलेबल नहीं था। मिनिस्टर्स की बात करें तो जो सुल्तान थे वो अकेले तो इतना सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिंगल हैंडेडली डील नहीं कर सकते थे। तो जो हाईएस्ट ऑफिसर होता था गवर्नमेंट का उसे हम कहते थे वजीर, द चीफ मिनिस्टर। दूसरे जो की फंक्शनरीज होते थे, दूसरे काम संभालने वाले लोग, दीवान। जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे बेटा, ये 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान, फाइनेंस मिनिस्टर। काजी, चीफ जज। आरिस, आर्मी मिनिस्टर। जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी आर्मी मिनिस्टर की वो ये थी कि आर्मी में लोगों को रिक्रूट करो, मतलब लोगों को जॉब दो, उन्हें फिर इक्विप्ड तलवार वगैरह दो, हॉर्सेस दो, भाले दो, सोल्जर्स के पेमेंट को बनाओ, ये सब काम आर्मी मिनिस्टर का होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रांडिंग करना चालू की हॉर्स पे, मतलब अच्छी क्वालिटी के इन्हें हॉर्स चाहिए थे तो इसके ऊपर ये ब्रांडिंग कर देते थे। मतलब जो घोड़ा होता था उसके ऊपर ये एक लोहे का सील को गर्म करके लगा देते थे। थोड़े टाइम तो घोड़े को बहुत दर्द होता था बच्चा, पर वो कम से कम ये पता चल जाएगा कि ये घोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, ये हमारी आर्मी का है। शोल्जर्स, अब बेटा एक बार हॉर्स की ब्रांडिंग हो जाती थी ना तो इससे ये रहता था कि अच्छी क्वालिटी के हॉर्स ही हमारे पास होंगे।
ठीक है, सो दैट द शोल्डर्स डिड नॉट मेंटेन पुअर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस, शोल्डर्स के पास पुअर क्वालिटी हॉर्सेस ना हो, शोल्डर्स कहीं किंग को पागल ना बना रहा हो घोड़े के नाम पे कि भाई मेरे पास तो अच्छी क्वालिटी का है, तो ये खुद ही उनकी ब्रांडिंग करके दे देते थे उन लोगों को। जो सुल्तान होते थे वो मेंटेन करते थे लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट और इन्हें वॉर के लिए ट्रेन किया जाता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था बेटा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें ये लोग, तो जो प्रोविंसेस थी उन्हें गवर्नर्स के अंदर में प्लेस किया जाता था, जिसे कहा जाता था नायाब सुल्तान। जो इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस होती थी खिलजी और तुगलक्स की, वो थी जौनपुर, मालवा, खानदेश, गुजरात, बंगाल और दक्षिण डेक्कन। तो जो गवर्नर थे इन्हें यहाँ पर पावरफुल आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था। और क्यों मेंटेन करना पड़ता था पावरफुल आर्मी को, कि जब भी सुल्तान को वॉर के टाइम में पावरफुल आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नर ही पावरफुल आर्मीज़ को सप्लाई करेगा सुल्तान को। हर प्रोविंसेस में रेगुलर डिपार्टमेंट होते थे, लैंड रेवेन्यू के, टैक्सेस के, टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है, लास्ट ईयर कितना हुआ था, इस सब को असेस करने के लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो प्रोविंसेस थी वो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड थी, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो पाए, जिन्हें सिक्स कहा जाता था। ईच अंडर सिकदार, और हर जो सिख होता था वो किसके अंदर हुआ करता था, सिकदार। ईच सिख डिवाइडेड था परगनाज में, जिसे आज हम तहसील्स कह सकते हैं या सब डिवीज़न कह सकते हैं। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट को सिख कह सकते हैं और सिख के अंदर जो डिवीज़न थे उसे हम क्या कह सकते हैं, तहसील्स, जिन्हें पहले परगना कहा जाता था। जो विलेज होते थे वो सबसे छोटे यूनिट हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन की। इनका अपना पंचायत होता था छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। हर गांव में एक रेवेन्यू ऑफिसर होता था जिसे हम कहते थे पटवारी। ठीक है, चलो अब पटवारी के बाद क्या है, अरे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, पैसा कहाँ कहाँ से आता था राजा के पास। लैंड टैक्स, ठीक है, यूजुअली 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे उसका 1/10 आपको देना पड़ेगा। बूटी कैप्चर्ड इन वॉर्स, ये जो युद्ध लड़ने जाते थे तो दूसरे राजा को जो लूट के लाते थे, जो खजाना होता था वो। रिलीजियस टैक्स, ये लोग ज़कात लगा देते थे मुस्लिम्स के ऊपर। पोल टैक्स, जिजिया, जो कि नॉन मुस्लिम से चार्ज किया जाता था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं जो जजिया था वो सारे सुल्तान्स रियलाइज़ नहीं करते थे, कुछ और दूसरे टैक्सेस भी लगाए जाते थे गुड के इंपोर्ट पे, जैसे हाउस के ऊपर, ग्रेजिंग के ऊपर, मतलब घास चराने आपके जो बैल बकरी जाएंगे उनके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिया जाता था। बहुत सारे माइनर टैक्सेस भी लगते थे। लैंड रेवेन्यू पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स था सल्तनत की इनकम का। स्पिरिट ऑफ हारमोनियन कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन नहीं भाई, कॉरपोरेशन। जो टर्किश स्टेट था वो थियोक्रेसी था, जिसमें इस्लाम ही रिलीजन था। बहुत सारे जो टर्किश रूलर थे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि अगर हिंदू हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम सॉलिडरी एंड नोबैलिटी कुड नॉट बी सस्टेन्ड, अगर मुस्लिम्स को सस्टेन करना है तो हिंदूज़ का सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। फिर पर्शियन और अरेबिक वर्ड की इंटरमिंगलिंग होने लगी हिंदी के साथ, जिससे एक कॉमन लैंग्वेज बनी, जिस कॉमन लैंग्वेज को हम कहते हैं उर्दू। तो उर्दू में आपको अरेबिक वर्ड भी मिलेंगे, पर्शियन वर्ड भी मिलेंगे और हिंदी वर्ड भी मिलेंगे। इसे कैंप लैंग्वेज कहा जाने लगा। जो सोल्जर्स थे जो कैंप्स में रहते थे दिल्ली सल्तनत के आसपास, वो उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी हिंदी, पर बहुत सारी जो वोकेबलरी थी उन्होंने पर्शियन से भी ली, कोर्ट लैंग्वेज से ली, है ना। तो जो पर्शियन स्क्रिप्ट था उसे किस में लिखा जाता था, उर्दू में। जो सूफी संत थे, बहुत सारे और भी रिलीजियस थिंकर्स थे, तो सूफी संत भी थे उस टाइम में, बहुत सारे रिलीजियस थिंकर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक ट्रस्ट जनरेट करने की कोशिश करते थे, अमीटी गुडविल लाने की कोशिश करते थे। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा अमीटी, इसका मीनिंग होता है बच्चा मेल जोल, मित्रता, फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करते थे। गुरु नानक देव, कबीर और दूसरे जो सेंट थे वो भी यही कहते रहते थे कि भगवान एक ही है, आप किसी को भी वर्शिप कर लो, भगवान तो एक ही है। लव होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए वर्शिप में। इनके जो मैसेज थे वो थे रिलीजियस टॉलरेंस की, कि भाई आप किसी एक रिलीजन को मान भी रहे हो तो दूसरे के रिलीजन में
जो भी कुछ है आपको उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। आप आपके रिलीजन को मानो पर दूसरे रिलीजन को भी टॉलरेट करो। और इनका प्रोफाउंड इम्प्रेशन था कम्युनिटीज़ पे। स्लोली बट श्योरली हिंदुस्तानी वे ऑफ लाइफ वाज इवॉल्विंग, और धीरे धीरे हिंदुस्तानी वे ऑफ लाइफ इवॉल्व होता गया। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।